स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हमारी इस खास चर्चा में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंकों के जो एनपीए की दरअसल तस्वीर दिखाई दे रही है वो कितनी सही है, बैंकों में कितने एनपीएज हैं। और इसको जानने के लिए हर तिमाही में क्वार्टरली आंकड़ों के आने के बाद हम देखते हैं कि कंपनियां अपने आंकड़े देती हैं, बैंक अपने आंकड़े देते हैं, लेकिन सीएनबीसी आवाज ने एक अपना स्ट्रेस टेस्ट किया है ये समझने के लिए कि दरअसल एनपीए की तस्वीर क्या है। और इस स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट जो निकल कर आई है वो बताने के लिए मेरी सहयोगी हर्षिता सावंत मेरे साथ जुड़ रही हैं। हर्षिता, बताइए। 5000 कंपनियों का स्ट्रेस टेस्ट हमने करवाया और वहां पर स्थिति जो है वो काफी गंभीर दिखाई दे रही है, खास तौर से कर्ज में डूबती कंपनियों के लिहाज से। आप देखिए, 3 क्षेत्रों से हमने लोगों से बात की, कंपनियों का स्ट्रेस टेस्ट करवाया जिसमें खास तौर से इंजीनियरिंग, मेटल, पावर शामिल थी। लेकिन पहले जो फाइंडिंग्स निकल कर आए हैं उस पर फोकस करते हैं। जिन कंपनियों से हमने बात की उसमें 29%, लगभग 30% कंपनियां ऐसी हैं जो कर्ज चुकाने के हालात में है ही नहीं। खास बात यह है कि इन कंपनियों के जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इतना कम है कि ये कंपनियां अपना ईएमआई यानी कि अपने लोन की किश्त भी चुका नहीं सकती और ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति है। अब आप देखिए कि किन क्षेत्रों में ये ट्रबल देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा 29% का एक्सपोजर है या फिर जो कंपनियां जो कर्ज चुका नहीं सकती, बैंकिंग सिस्टम में इनका करीब 17% का एक्सपोजर है और वो काफी बड़ा माना जाता है। जो क्षेत्र है जहां पर ये खतरे की घंटी बज रही है उसमें खास तौर से हमने देखा है इंजीनियरिंग, मेटल और पावर कंपनियां शामिल है। अगर आपको 3 साल की स्थिति बताए, इंजीनियरिंग कंपनियों में हमने देखा है जहां पर कर्ज डूबता हुआ दिखाई दे सकता है। टोटल कर्ज में से 32% खराब लोन्स थे, यानी कि ये कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है और जैसे जैसे दिन बढ़े हैं यहां पर इनकी स्थिति और भी खराब हुई है। तो 2013 में जहां पर इंजीनियरिंग कंपनियों में डूबते कर्ज की स्थिति 32% के आसपास थी, 2015 में यह आंकड़ा लगभग 50% पर आ जाता है। मेटल कंपनियों में भी यही आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। 2013 में 32% कर्ज में डूबी हुई थी ये कंपनियां, वहीं आप देखिए 2015 में यह आंकड़ा करीब 29 के आसपास है। हालांकि पावर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कुछ बदलाव जरूर हुआ है क्योंकि यहां पर कंपनियों के लिए माहौल भी कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दिया। खास तौर से कोल की अवेलेबिलिटी कुछ बेहतर हुई है तो इन कंपनियों ने अपना कारोबार और बढ़ाया है। उम्मीद ये भी है कि आने वाले सालों में या फिर महीनों में स्थिति और भी बेहतर होगी सरकार की उदय स्कीम के चलते। लेकिन जो हाई पॉइंट है वो यही है कि इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को जो कर्ज दिया गया है उसमें से आधा कर्ज डूब रहा है, ये साफ निकल कर आया है स्ट्रेस टेस्ट में। और मेटल कंपनियों को दिया हुआ कर्ज जिसमें 30% वो आंकड़ा है जो कर्ज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एनपीएस की स्थिति काफी खराब है और डूबते कर्ज का जो पहाड़ है वो बस बढ़ता ही दिखाई दिया है। शुक्रिया हर्षिता आपका। तो यह है सीएनबीसी आवाज का स्ट्रेस टेस्ट जो आपको बता रहा है क्या है दरअसल तस्वीर। 17% जो कर्ज दिया गया है ऐसी कंपनियों को जिनके पास इतनी कमाई हो ही नहीं रही कि वो अपने कर्ज चुका पाएं। लेकिन अभी ऑफिशियल आंकड़े क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। आरबीआई ने जो हाल में रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक सितंबर 2015 में 5.1% कुल एनपीए का आंकड़ा है जो 6 महीने पहले 4.6% था। रिस्ट्रक्चर्ड लोन थोड़े से कम हो गए हैं, 6.4 से 6.2 और टोटल स्ट्रेस्ड एसेट जो कहते हैं 11%, 11.3%। इसमें रिस्ट्रक्चर्ड और एनपीए दोनों जोड़ करके ये स्ट्रेस्ड लोन का आंकड़ा आता है। किसी भी बैंक की अपनी इक्विटी कैपिटल 11% से कम ही होगी, रेयर केस में किसी की कैपिटल ज्यादा होगी तो पूरी की पूरी कैपिटल डूब सकती है अगर ये सारे लोन डूब जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा स्ट्रेस टेस्ट बता रहा है कि इस आंकड़े को कम से कम 17% होना ही चाहिए था। कैसे समझे इसको जानते हैं, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सब जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। और आज हमारे मेहमान हैं एडलवाइस के चेयरमैन रसेश शाह, साथ ही यूको बैंक के सीएमडी आर के टक्कर और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती जो हमारे साथ जुड़े हैं लंदन से। चक्रवर्ती साहब, आप पहले बैंकर थे, फिर रेगुलेटर थे और आप इस पूरे सेक्टर को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर हमारा 5000 कंपनियों का एनालिसिस ये कह रहा है कि 17% कंपनियां इतना नहीं कमाती कि वो अपनी कर्ज की किस्त चुका पाए, तो एनपीए का आंकड़ा 5% क्यों है? नहीं, देखिए एनपीए का आंकड़ा तो 5% है, मगर आप अगर स्ट्रेस एसेट देखिए वो आप खुद ही बता रहे हैं 11-12% है, वो भी 17 नहीं है। एनपीए जो है फिर भी वो चुका, हाँ नहीं सुनिए, और 3-4% जो है वो किसी तरीके से दूसरे सोर्स से शायद इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं या तो उनको नया फंडिंग मिल रहा है कहीं से, वहां से पैसा चुका रहे हैं। तो
ये 13% 17%, अच्छा करीब करीब जो है 3 लाख करोड़ जो है मतलब 3 ट्रिलियन रुपीज जो है राइट ऑफ हो गया है, उसको भी गिनने का है। बैंक जो है अपने बुक में राइट अप करके रखे हैं 3 ट्रिलियन रुपीज। सो अब अगर आप इन सबको जोड़ेंगे 14-15% आएगा, और 1-2% जो है वो किसी तरीके से थोड़ा रुक के मर के ये जो है इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, और बैंक उसको अभी भी एनपीए मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि राइट ऑफ अमाउंट जो हुआ है वो तो पुराना है ना, वो तो बैलेंस शीट में होगा। हमने तो सिर्फ पीएनएल एनालाइज किया है, बैलेंस शीट की अभी बारी नहीं है। जब बैलेंस शीट देखेंगे तो शायद और इंटरेस्टिंग आंकड़े निकलेंगे। नहीं सुनिए, नहीं देखिए, जो एनपीए जो आप बता रहे हैं ना, ये जो टेक्निकल राइट ऑफ जो है ये बैंक के बुक में तो रहता है, कंपनी चल रहा है मगर बैंक उसको राइट अप कर देते हैं। मगर कंपनी तो अभी भी चल रहा है, कुछ काम कर रहा है, वो तो बता रहे हैं। तो ये मैं टेक्निकल राइट ऑफ, ये मेजर राइट ऑफ जो है टेक्निकल राइट ऑफ है, ये करीब 3 ट्रिलियन रुपीज है अभी तक। ओके, ठक्कर साहब आप क्या कहेंगे? ये जो एक है आपके फिगर से, सुनिए जी मिस्टर चक्रवर्ती, हाँ, मैं जो आप जो फिगर आप जो बता रहे हैं उसमें मैं सहमत हूं। उसमें परसेंटेज में 17% और 13% में बहुत डिफरेंस नहीं है, 3-4%। अगर चीज नहीं सुधरेगा, अभी उसको बीमारी हम नहीं मान रहे हैं, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा वो भी सामने आ जाएगा, ये हम बता रहे हैं। ओके, ठक्कर साहब, हाल के दिनों में जिस तरह से आरबीआई ने भी ये कहा है कि कहीं कहीं ऐसे एनपीएस है जो एक बैंक ने एनपीए कर दिया, दूसरे ने भी नहीं किया है, क्या आपको लगता है कि दरअसल जो असली आंकड़ा है वो और बड़ा हो सकता है और वो आने वाले क्वार्टर्स में शायद आएगा, जैसे पिछले 4-5 क्वार्टर से हर क्वार्टर में एनपीए बढ़ रहे हैं? हाँ, नो डाउट अभी हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, मिस्टर ठक्कर से ये सवाल पूछा मैंने मिस्टर चक्रवर्ती। अच्छा ठीक है। हाँ जी, जो आपने बताया कि इसमें कोई दो राह नहीं है कि पीछे हर क्वार्टर में एनपीएस बढ़ रहे हैं, और जो इंडस्ट्रीज हैं स्पेशली मेटल इंडस्ट्री, पावर, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अभी स्ट्रेस से बाहर निकल नहीं पाए। और जो आपने आंकड़ा दिया कि अभी जो बैंकिंग इंडस्ट्री के 11% हैं और आपके हिसाब से 17% आ रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस इस वजह से भी आ जाता है कि कई अकाउंट रिस्ट्रक्चर जो किए गए थे वो अभी अपना ब्याज वगैरह कहीं से वो सर्विस कर रहे हैं, या कुछ 525 में बैंकों ने उनको लिया है, या कुछ उसमें जीएलएफ फॉर्म हो गए हैं, और अंडर कैप उनके अंदर उनको कुछ एडिशनल फैसिलिटीज दी गई हैं, जिसकी वजह से वो प्रैप्स बैंकों को इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट सर्विस कर पा रहे हैं। और जो एक बात बताएगी कि कई बैंकों में एनपीए हैं और बाकी बैंकों में एनपीए नहीं है, तो वो तो एज पर डायरेक्ट नॉर्म्स होता है क्लासिफिकेशन, तो काफी पॉसिबिलिटी रहती है कि एक बैंक में वो नहीं सर्विस कर पाए और दूसरे बैंक में अकाउंट चल रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में ऐसा होता है कि अगर ज्यादा बैंकों में एनपीए होना शुरू हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि कंपनी अंडर स्ट्रेस है, तो आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद जो दूसरे बैंक जिनमें अभी स्टैंडर्ड एसेट है वहां भी वो एनपीए हो जाएंगे। तो अभी वो स्ट्रेस अभी गया नहीं है। तो मिस्टर ठक्कर, आप ये कह रहे हैं कि मतलब धीरे धीरे आपके नॉर्म्स कड़े हो रहे हैं आरबीआई की गाइडेंस में, और शायद ये दबाव और कुछ कंपनियों पे, कुछ बैंक्स पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आगे कुछ और बैंक्स, माफ कीजिएगा, कुछ और कंपनियां हैं जो एनपीए में जुड़ती हुई नजर आएंगी। आपको क्या लगता है अगले, हमने पिछले 6 महीने में आरबीआई के आंकड़े बताए हैं, 4.6 से 5.1 हो गया एनपीए का आंकड़ा, क्या ये 5.5 या इसके आगे जाता हुआ अगले 6 महीने में नजर आएगा? हाँ, अभी जो इस टाइम जो पोजीशन है, कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट आई नहीं है, तो इसमें जरूर यही लगता है कि शायद कुछ ये आंकड़े बढ़ेंगे। और क्योंकि जो अभी बैंकों ने भी 525 एसडीआर के अंदर जो मतलब एक्शन लिया है, उसको भी अभी एक्चुअल में इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। तो अभी देखा यही जाएगा कि इस क्वार्टर और शायद मार्च क्वार्टर में भी अभी ये अकाउंट थोड़ा स्ट्रेस में रहकर थोड़ा ये फिगर बढ़ सकती है। ओके, रसेश जी, चूंकि आप सारी कंपनियों को क्लोजली देखते हैं बाजार में अपनी अलग अलग भूमिकाओं में, और आजकल आप जो कंपनियां तकलीफ में हैं उनके रिस्ट्रक्चरिंग में भी काफी एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं, उस पर हम बाद में आते हैं। पर ये जो हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि दरअसल एक्चुअल पोजीशन क्या है, हम जितने भी एक्सपर्ट से बात करते हैं वो सब कहते हैं कि जो आपके पास आधिकारिक आंकड़ा है ये 11% का, दिक्कत इससे कहीं ज्यादा है, और हमारा अपना रिसर्च कह रहा है कि कम से कम 17 तो होना ही चाहिए। एक तो मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूं कि बैंक के एसेट क्वालिटी के इश्यू है, स्ट्रेस है, वो तो रियलिटी है। लेकिन ये क्या है, लास्ट ये
3-4 साल से रिस्ट्रक्चर हो रहा है, ये थोड़ा बढ़ रहा है और अभी जो आ रहा है वो एक्चुअली पास्ट का स्ट्रेस अभी एक्चुअल अकाउंट्स में, फाइनेंस में आ रहा है। ऑल्सो जो एक छोटा टेक्निकल इश्यू है, लेकिन आपने जो एनपीए दिखाया है वो ग्रॉस एनपीए है, इसके सामने बैंकों ने प्रोवाइड भी किया है। तो ये हम जो अभी अगर हम इफ यू वांट टू सी कि बैंक पे कितना और स्ट्रेस आ सकता है तो हमें ग्रॉस में से प्रोविजनिंग निकाल के नेट एनपीए देखना चाहिए, क्योंकि जो उनके अकाउंट में प्रोवाइड हो गया है उतना तो उन्होंने ऑलरेडी अकाउंटिंग कर दिया है। हमारा मानना है, जो हम लोगों ने एस्टिमेट किए हैं, इनफैक्ट हम तो ये मानते हैं कि आरबीआई को एक बैंक, इंडिविजुअल बैंक के स्ट्रेस टेस्ट करने चाहिए कि क्या वर्स्ट के सिनारियो है वो भी देखना चाहिए। लेकिन ये जो एनपीए प्लस स्ट्रेस एसेट और ये जो हम ऐड करते हैं व्हाटएवर 14%, 15%, 17% पे आप जो आ रहे हैं, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू कि ये पूरा का पूरा लोन गया, ये पूरा का पूरा लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, ये नहीं है। क्योंकि ये जो लोन होती है, ये जो स्ट्रेस होता है कैश फ्लो की वजह से होता है, लेकिन उसके सामने एक एसेट भी खड़ी होती है। अभी वो एसेट की वैल्यू क्या है, वो एसेट अगर लिक्विडेट होगी, इन द लास्ट 3-4 मंथ्स आपने देखा है काफी कंपनियां ने अपने एसेट्स बेचे हैं, किसी ने सीमेंट मिल बेचा है, किसी ने पावर प्लांट बेचा है। तो आज अगर मेरा एक पावर प्लांट है, इट इज 90% कंप्लीट, लेकिन कैश फ्लो नहीं आ रहा है, तो उसकी क्या हम ये मानेंगे कि उसकी वैल्यू जीरो है? हिसाब से, चूंकि आप इस प्रोसेस में एक भूमिका निभा रहे हैं, आपने कई बैंकों से एनपीएस खरीदे हैं अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में, कितनी रिकवरेबिलिटी आपको दिखाई देती है? जो हमारा एस्टिमेट है, और ये बहुत बहुत ओवरऑल एस्टिमेट है, हमने एक बैंक करके किया नहीं है, ये हमारा मानना है आरबीआई को करना चाहिए स्ट्रेस टेस्ट, जैसे यूएस में किया था, यूरोप में किया था। लेकिन हमारा ये मानना है कि टोटल अमाउंट जो अल्टीमेटली बैंक को अपने पीएनएल में अब्सॉर्ब करनी होगी प्रोविजन के थ्रू या कंप्लीट राइट ऑफ के थ्रू, ये अबाउट 40 से 50 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। और 40 to 50 बिलियन बोलेंगे तो अबाउट 3 लाख करोड़ है, ये अगले 3 से 4 साल में करनी पड़ेगी। लेकिन एक यू शुड सी इट इन दिस वे कि ये जो हमारी जीडीपी है, इसके इट इज अबाउट 2 to 3% ऑफ आवर जीडीपी। अभी आप इसको अगर कंपेयर करिए कि यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस हुई थी 2008 में, उस टाइम उन्होंने $800 बिलियन का राइट ऑफ लिया था ऑन अ $16 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो वो उन्होंने 5% ऑफ द जीडीपी की उन्होंने की थी राइट ऑफ। अभी भी चाइना की बात आ रही है, चाइना में भी 4 से 5% ऑफ जीडीपी का इफेक्टिव राइट ऑफ होगा। हमारा मानना है कि इंडिया में बिटवीन 2 to 3% होगा। तो उनकी जो यूएस और चाइना की प्रॉब्लम थी उससे ये आधी है। तो ये स्ट्रेस है, इश्यू है, लेकिन हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन ये एड्रेस हो सकता है, ये तो यहाँ पर टास्क नहीं है। बिल्कुल। तो ये 2 बातें यहाँ पे आती हैं। पहली कि ये राइट ऑफ करने के लिए पूंजी, कैपिटल कहां से आएगी, क्योंकि बैंकों के पास मुनाफा तो आ नहीं रहा है। और दूसरी बात कि जो बैलेंस है, क्या वो वाकई रिकवर हो पाएगा? इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में, जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ खास मेहमान। एडलवाइस के चेयरमैन रसेश शाह, यूको बैंक के सीएमडी आर.के. टक्कर और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर के.सी. चक्रवर्ती। जिस तरह से हमने आपको बताया, हमारा आवाज का स्ट्रेस टेस्ट ये बता रहा है कि दरअसल एनपीएस कहीं ज्यादा हो सकते हैं जितनी हमारी जानकारी है उसके मुकाबले, और हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बड़ा राइट ऑफ 3 लाख करोड़ का लेने की जरूरत पड़ेगी। ये तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इसका हमें अंदाजा लग गया। रसेश जी, सोल्यूशन की बात आपसे ही शुरू करेंगे एक बार, और फिर उसके बाद अपने दोनों मेहमानों की राय लेंगे, क्योंकि आप सोल्यूशन में एक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप एक बैड लोन को रिकवर करने जाते हैं, क्या दिक्कतें उसमें आज की तारीख में आ रही हैं? एक तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है, ये अंडरस्टैंडिंग की है कि कौन सा एसेट अल्टीमेटली वायबल है, कि उसमें लास्ट माइल फंडिंग चाहिए, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन में कुछ हर्डल है उसको क्लोज करके, लेकिन वो प्रोजेक्ट इनहेरेंटली वायबल है। तो हमारा मानना है कि करीबन आधा प्रोजेक्ट जो अटके हुए हैं, जो अभी एनपीए हो गए हैं, वो अबाउट हाफ ऑफ देम तो इवेंचुअली वायबल है, लेकिन उनको कंप्लीट करना है।
तो ये एक एक एसेट बाय एसेट आपको अप्रेजल करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसमें कितना कैश फ्लो इंक्रीमेंटली चाहिए, फिर वो कैश फ्लो अरेंज करना पड़ेगा कि वो उनको एडिशनली कैश आए कि उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, बिकॉज जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तभी कैश फ्लो स्टार्ट होती है। अगर प्रोजेक्ट 99% कंप्लीट है तो उसका कैश फ्लो जीरो है, ओनली जब भी 100% कंप्लीट होगा तभी प्रोजेक्ट चालू होगा। तो आधे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करके वो प्रोजेक्ट को जल्दी से एडिशनल फंडिंग देके कंप्लीट करना है। जो बाकी के प्रोजेक्ट है उसमें से भी काफी प्रोजेक्ट में एसेट है, उसको आप थोड़ा उसका भाव कम करके उसको बेच देंगे, कोई स्ट्रैटेजिक बायर आएंगे तो आपने अगर 3000 करोड़ की लोन है लेकिन अभी प्रोजेक्ट वैल्यू 1800 करोड़ है या 2000 करोड़ है, वो एक बार असेस करके उसको द बैंक शुड स्टेप इन एंड स्टार्ट सेलिंग दोज एसेट एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि आप जितनी देर रुकेंगे उतनी वो एसेट की तो वैल्यू कम ही हो जाएगी। और जो थर्ड है जहां पे अभी रिकवरेबिलिटी भी कम है, उसका तो यू हैव टू टेक द हिट एंड से वी विल राइट ऑफ। जो भी पर्सनल गारंटी है, जो भी अदर कोलैटरल है, उसको एनफोर्स कर दो, लीगली जो हो सकता है कीजिए और उसको खत्म कीजिए। यही इसके अलावा और कुछ ऑप्शन होते ही नहीं है। बिल्कुल टक्कर साहब, लेकिन ये इस रफ्तार से काम क्यों नहीं हो रहा? नहीं, बैंक्स तो जहां भी हमारे एसेट्स जब एनपी होते हैं और जैसे भी बताया गया उन एक एसेट होते हैं जहां पे कुछ चांसेस ऑफ उसके रिवाइवल के होते हैं, वहां तो बैंक उसमें एडिशनल फंडिंग भी दे सकते हैं उसकी वायबिलिटी देख के, और उसमें उम्मीद होती है कि ये 1 साल में 2 साल में दोबारा ठीक हो जाएगा और इट विल बिकम अ स्टैंडर्ड एसेट। अब रहा दूसरे केसेज हैं जहां पे किसी वजह से या तो उसका प्रोजेक्ट बंद हो गया या यूनिट चल रहा था वो काम करना बंद कर दिया, उसकी वायबिलिटी नहीं रही, या इन केस ऑफ एनी कोई विलफुल डिफॉल्टर भी हो सकता है। उस केसेस में बैंक का इमीडिएट एक्शन ये होता है कि अंडर सरफेसी या डीआरटी में जाके उसकी हम रिकवरी शुरू करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, देना पड़ता है नोटिस, और डीआरटी में जैसे केस जब वो डिसीजन होगा डीआरटी का उसके बाद ही एनफोर्स हो पाएगा। बट जहां कोई भी होता है बैंक पूरे स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन जो एक टाइम लगता है उसमें थोड़ा डिले जरूर होता है, और एक उसमें बैंक का कंसर्न रहा है कि जितना डिले होता है उतनी सेट की वैल्यू डाउन चली जाती है। बट दूसरी बात यह है कि कल को स्पेशली जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे उसके लिए कोई बायर भी होना चाहिए, और इस टाइम जो इकोनॉमी में स्ट्रेस चल रहा है उसकी वजह से कोई नया इन्वेस्टर भी आना इतना आसान नहीं है, तो वो इन्वेस्टर कई बार ढूंढने में भी टाइम लगता है, तो इसकी वजह से डिले हो रहा है, इसलिए आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एसडीआर की स्कीम पूरी सामने आई है और बैंक्स काफी कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां पे अगर बायर नहीं हो तो किस तरह से इनको रिजॉल्व किया जा सकेगा? चक्रवर्ती साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें जो है हम इसको सही तरीके से ले ही नहीं रहे हैं। देखिए, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब अभी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो कर रहे हैं, अभी कोई आदमी को ट्रीटमेंट करने का बीमार हो गया, हम जो है उसके जगह पर उसकी फ्यूनरल करके बाद में गाय मर गया तो उसकी हड्डी बेच दिया, उसकी चमड़ा बेच दिया, कुछ पैसा आ गया। ये जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन नहीं है। हमारे इंडिया में जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो भी काम कर रहे हैं वो फ्यूनरल राइट्स का काम कर रहे हैं, वो जो है एसेट को रिकवर करने का है नहीं। अच्छा, एसेट को रिकवर करने में सबसे बड़ी भूमिका है जो प्रोमोटर है, मगर उनके पास इक्विटी है नहीं, वो जो है दूसरे के पैसे से अभी तक बिजनेस किया है। तो जब तक नया इक्विटी नहीं आएगा कोई प्रोजेक्ट रिवाइव नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक बहुत गलत विचार है कि अगर कंपनी स्ट्रेस में है बैंक को इंटरेस्ट दर कम करना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होना चाहिए। हम भूल जाते हैं सबसे अच्छा तरीका कॉस्ट ऑफ फंडिंग का घटाने का है नया इक्विटी लाइए। आप अगर इक्विटी नया ले आते हैं, जितना डेप्थ है उसका दुना इक्विटी ले आते हैं तो ऑटोमेटिक आपका कॉस्ट ऑफ फंडिंग घट जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मगर यहाँ पर जो है जो स्ट्रेस एसेट की प्रॉब्लम है 80% जो है बड़े बोरोवर की प्रॉब्लम है। 80% मैं बता रहा हूँ बड़े बोरोवर की प्रॉब्लम है, उन पर बैंक कोई कारगर एक्शन नहीं लेते हैं और छोटे बालों को जो करना चाहते हैं उनको बैंक करने नहीं देते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले तो बोरोवर पर बैंकों को स्ट्रिक्ट होना है और बोरोवर को इक्विटी लाना है। क्या इक्विटी लाने के लिए क्या है, हमारा कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसका मतलब हमारा इनकम अधिक है, कम है और एक्सपेंसेस अधिक है। तो इक्विटी आएगा कहां से? इक्विटी बाहर से लाने का है, वो भी हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम जो है खाली इस पर बात कर रहे हैं, हम इस पर जैसे रसेश भाई ने बताया कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को देख के उसको कैसे वायबल बनाया जाए
और उसमें जो है सभी को थोड़ा थोड़ा कट लेना है। प्रोमोटर को नया इक्विटी लाने का है, बैंक को थोड़ा एडिशनल फंडिंग करने का है, और गवर्नमेंट भी इसमें क्या होता है उसमें तब टैक्स का डिमांड लगा देते हैं। तो ये सब चीज तीनों को मिलकर करने का, जहां पर कुछ नहीं हो सकता उसमें अभी जो मिलता है वो पैसा ले लो, बाकी उसको खत्म कीजिए। ये जो है कारगर तरीके से कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, और उसका कारण एक है कि रेगुलेटरी सिस्टम में हम एनपीए को इनको माने ही नहीं। हम जो है रिस्ट्रक्चर करके चीज को पोस्टपोन करने के फेवर में रहे। बिल्कुल, सवाल यही है क्या हमने 2 साल पहले 525 ये जो स्कीमें अब नई आई हैं आरबीआई की ओर से, क्या ये भी चीजों को पोस्टपोन करिए? चक्रवर्ती साहब, ये इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। हमारे साथ इडलवाइज ग्रुप के चेयरमैन रसेश शाह, यूको बैंक के सीएमडी आर के टक्कर और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं। चक्रवर्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल था कि 525 एसडीआर, ये जो स्कीमें आरबीआई ने नई बनाई हैं जिनसे उम्मीद की जा रही है कि बैंकों पे स्ट्रेस घटेगा और जिन कंपनियों को मदद चाहिए उन्हें मिलेगी और फाइनली नए निवेशक भी आएंगे, क्या ये आपको मुमकिन होता हुआ दिख रहा है या फिर ये मुसीबत को टालने की कोशिश है? देखिए, हमें समझ में नहीं आता है 525 का स्कीम रिजर्व बैंक का अधिक नहीं है। अगर कोई स्कीम 15 साल में वायबल नहीं है, लोन देते बगैर उसको 25 साल का देना चाहिए था। पहले तो बैंकों की अप्रेजल गलत है, मगर फिर भी हमें 5/25 और ये 6/30 क्यों नहीं है? 30 साल का लोन 6 साल बाद क्यों रिफाइनेंस है? 2/10 क्यों नहीं है? बेसिक चीज यह है कि इसको आप पहले एनपीए मानिए, बाद में आप जैसे भी मन वैसे रिस्ट्रक्चर कीजिए। हमें ये चीज है, ये हम गलत कर रहे हैं। पहले इसको आप तुरंत 5/25 में आप जाइए, मगर पहले लोन दे चुके हैं उसको तुरंत पहले एनपीए मानिए, उस पर प्रोविजन कराइए, अब बाद में आप जाइए जो भी करना है। हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, देखिए दुनिया भर में एनपीए एसेट का रिस्ट्रक्चरिंग अधिक होता है, लॉस एसेट, सबस्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट। हमारे कंट्री में सबस्टैंडर्ड एसेट का रिस्ट्रक्चर बहुत कम होता है, खाली स्टैंडर्ड एसेट का रिस्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब जिसको थोड़ा जो है दर्द है, कुछ थोड़ा सा तकलीफ है, उसको हम दवाई देते हैं। जो आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है उसको हम दवाई देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, चक्रवर्ती साहब, वक्त थोड़ा सा कम है जो है। रसेश भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो सवाल टक्कर साहब उठा रहे थे कि अब एसडीआर में 50,000 करोड़ के आसपास के लोन आ गए, अब इनको नए बायर चाहिए होंगे, नए निवेशक चाहिए होंगे और फिर वो आपके पास भी आएंगे क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी करते हैं। क्या ये 50,000 करोड़ के एसेट्स के लिए बोरोवर अगले 6 महीने में मिलने की उम्मीद है आपको? ये एसेट बाय एसेट होगा। आई थिंक उनको एक एक एसेट स्टडी करके करना पड़ेगा, लेकिन काफी अगर अच्छे एसेट है एट अ प्राइस, कहीं पे थोड़ा प्राइस में हेयरकट करना पड़ेगा। लेकिन बैंक ये जो एसडीआर करके इक्विटी कन्वर्ट करेगी, उनको क्या होगा, ये प्रोसेस पे कंट्रोल मिलेगा, क्योंकि जब भी बैंक की अभी कंट्रोल है इक्विटी के ऊपर, तो बैंक इफेक्टिवली वो कंपनी का कंट्रोल में है। तो जो भी अच्छे भाव वाले कोई खरीदने वाले आ गए हैं तो बैंक इसको बेच सकेंगी। ये जो एसडीआर स्कीम अगर होएगी नहीं तो बैंक्स वो प्रमोटर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट है उसमें शेयर होल्डर्स हैव टू अग्री टू सेल। तो ये जो एसडीआर स्कीम है एक एनेबलिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो काफी अच्छा है। मेरा तो ये भी मानना है कि 525 भी अच्छी है, क्योंकि इससे क्या है, थोड़ा कैश फ्लो पोस्टपोन हो जाता है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में एक बैंकिंग का ये स्ट्रक्चर है कि आपको इंटरेस्ट भी रिपे करना है और आपको रीपेमेंट भी करना है 1 साल 2 साल के बाद, और वो जो दोनों कैश फ्लो होते हैं, इंटरेस्ट के मैच होना चाहिए, रीपेमेंट के कैश फ्लो, ये होने वाली आय और कैश फ्लो दोनों मैच होना चाहिए, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। तो ये स्कीमें उम्मीद करें कि फाइनली एनपीए को रिजॉल्व करने में कामयाब होगी और 2016 में एनपीएस बढ़ेंगे नहीं, जो खतरे की घंटी हमारा सीएनबीसी आवाज का स्ट्रेस टेस्ट बजा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।